प्यारे छात्रों, ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लास में आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग व्यक्तित्व विकास की सर्वांगीण व्याख्या करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र का चरित्र विकास करना होता है और चरित्र विकास उसके व्यक्तित्व से परिलक्षित होता है। अर्थात व्यक्तित्व विकास ही मानव मूल्यों की आधारशिला होती है और हम लोग इसी क्रम में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आजकल हम लोग एक शब्द बहुत ज़्यादा दोहराते हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसकी क्लास भी लगती है अलग से और खूब सारे विद्यार्थी उसमें जाके एनरोल भी होते हैं। लेकिन क्या हम लोग समझते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? केवल काले गोरे का भेद हो जाना या सैलरी पे बैंड में अंतर पता चलना, यह आपकी पर्सनालिटी को दिखाने वाली बात नहीं होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो भारतीय पहलू होता है वह कुछ ऐसा है, उसको हम लोग सर्वांगीण विकास के रूप में जानते हैं और उसी को व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व की मूल अवधारणा होती है एको अहम बहुश्यामः, अर्थात एक मैं ही हूँ जो हर किसी में दिख रहा है। यह गीता का श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और भगवान द्वारा दिया गया यह शरीर भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार 5 स्तरों से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्रमशः शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त के रूप में जानते हैं। वस्तुतः इनके विकास को ही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास कहा जाता है और जब हम लोग व्यक्तित्व के इस प्रकार विकास करने के लिए परिश्रम करते हैं तो इसे समष्टिगत विकास के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व के विकास में समष्टिगत विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है जो एक 7 चरणों में होने वाली यात्रा है। यह इस प्रकार से जुड़ी होती है कि व्यक्ति मात्र से लेकर संपूर्ण सृष्टि इसमें आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले व्यक्ति से परिवार जुड़ा होता है, फिर परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व और फिर विश्व से संपूर्ण सृष्टि या जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इन 7 पदों में जब हम एक रूपता का विकास करते हैं तभी हमारी संपूर्ण विकास के बारे में समझ विकसित होती है। और व्यक्तित्व के बारे में जो अपना भारतीय दर्शन है वह बहुत ही विराट है। व्यक्तित्व व्यक्ति से बनी भाववाचक संज्ञा है जिसके मूल में व्यक्त शब्द होता है और व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट करना। इस अर्थ में हम जानते हैं कि जो भी हमारे सामने दिखता है उसे हम लोग प्रकट बोल देते हैं और दिखने वाली हर एक चीज़ को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हमारा जिसे हम लोग जड़ पदार्थ बोलते हैं या जिसे हम लोग कभी कभी एबायोटिक मटेरियल भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है चेतन पदार्थ जिसे हम लोग बायोटिक मटेरियल या निर्जीव और सजीव के अर्थ में भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन बचपन से ही हमें हमारे घरों में जो संस्कार दिया जाता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम सृष्टि में मिलने वाली हर एक वस्तु के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं अपने अंदर। और भारतीय दर्शन हमें सभी के व्यक्तित्व का आदर करना और सभी के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना सिखाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व एक और अखंड है। इसको 5 स्तरों में बांटकर इसके विकास के अलग अलग सीढ़ियों को या अलग अलग स्तरों को समझने के लिए ही हम इसे बांटते हैं और उस हिसाब से समझने का प्रयत्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य कभी अकेले नहीं रह सकता। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो भी हमसे अकेले नहीं बन सकता है। सबके बीच, सबके साथ संबंधित होकर, सबसे प्रभावित होते हुए और सबको प्रभावित करते हुए जीने का नाम ही मनुष्य और आदमीयता होती है। और मनुष्य इसी प्रकार से जी सकता है और वास्तव में यही विकास का आयाम भी है। विकास के जो 7 स्तर हमने अभी जाने हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं। सबसे पहला स्तर व्यक्ति होता है जहाँ से जीवन शुरू होता है, फिर उससे बनता है परिवार, वो परिवार का हिस्सा होता है और परिवार समाज का अंग होता है।
समाज राष्ट्र के अंतर्गत आता है, राष्ट्र विश्व के अंतर्गत, विश्व सृष्टि के अंतर्गत, और फिर इन समस्त अभिव्यक्तियों को मिलाकर जो संरचना होती है उसे ही हम लोग परमेष्टि के नाम से जानते हैं। व्यक्ति, हम लोग आदमी को नॉर्मली व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं, बोलते हैं और इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य का जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसके जन्म से प्रारंभ होकर उसके अंत काल तक अर्थात मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वो जब शारीरिक रूप से देखते हैं तो अगर वो स्वस्थ ना हो, सुंदर ना हो, बलवान ना हो, उसमें कुशलता का अभाव हो, तो वो शरीर बेकार माना जाता है। फिर किसी में प्राण है कि नहीं, हम लोग इस तरह से व्याख्या करते हैं। अगर कोई बलवान है, वो सामाजिक दृष्टि से संतुलित है, तो उसको बोलते हैं कि ये प्राणवान है, ये जीवित है। प्राण के बाद मन की बारी आती है, और अगर किसी इंसान का मन एकाग्र ना हो, शांत ना हो, किसी भी जड़ या चेतन प्राणी मात्र के लिए सद्भावना से युक्त ना हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति का जीना व्यर्थ होता है। लेकिन ये तीनों बातें तभी हो सकती हैं जब किसी भी व्यक्ति की बुद्धि तेजस्वी और विवेकपूर्ण हो, और जब ये चारों चीज़ किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो फिर वो हमेशा प्रसन्न और पवित्र रहता है, और यह विकास का प्रथम सोपान होता है। व्यक्तित्व के बाद आती है परिवार की बारी। पारिवारिक स्तर व्यक्तिगत स्तर के बाद का स्तर है, और हम जानते हैं कि आमतौर पर जिसे हम परिवार बोलते हैं वो रक्त संबंध से मिलकर बनता है। हम अपने पिताजी को जानते हैं, दादाजी को जानते हैं, अपने बच्चों को जानते हैं, अपने सगे संबंधियों को जानते हैं। फिर रक्त संबंध एक परिवार से दूसरे परिवार में शादी की परंपरा से भी जुड़ता है, और इस प्रकार से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर की सभी बातों को परिवार के वातावरण में अनुभव से, अनुकरण से अर्थात देखकर, फिर अभ्यास से सीखता है। परिवार में जो बातें हमें बताई जाती हैं वो परिवार भावना, परिवार व्यवस्था, परिवार में किस प्रकार का वातावरण बनेगा उसकी बातें सिखाई जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को हम लोग परंपरा के नाम से आगे संप्रेषित करते रहते हैं। ये सब पारिवारिक स्तर के विकास के आयाम होते हैं। परिवार के बाद आती है समाज की बारी। क्योंकि हर इंसान समाज से जुड़ा होता है, इसीलिए पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के बाद सामाजिक जीवन जीना होता है। हजारों वर्षों से हमारी समाज व्यवस्था बनी हुई है, और समाज व्यवस्था की मूल इकाई ही परिवार है। एक समाज में विभिन्न जाति, संप्रदाय, व्यवसाय और भाषा बोलने वाले, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं। विविधताओं से युक्त यह समाज, अगर हम लोग इसमें आत्मीयता के साथ ना रहें, ना जुड़ के रहें एक दूसरे से, तो यह चल नहीं सकता। इसीलिए आत्मीयता के साथ जुड़ना सामाजिक विकास का प्रथम चरण होता है। समाज के साथ समरस होना, सामाजिक दायित्व का बोध होना, मैं इस समाज का अंग हूँ, इसका अनुभव करना प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित होता है, और ये सोचा जाता है कि हर व्यक्ति इसकी अनुपालना करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। फिर समाज को मिलाकर ही राष्ट्र बनता है। इसलिए राष्ट्र की जो संकल्पना होती है वो समाज से और राज्य से ज़्यादा व्यापक होती है। राष्ट्र वस्तुतः एक बहुआयामी इकाई है। बहुआयामी इकाई मतलब जिसमें अलग अलग रूप के, अलग अलग आयाम के छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बने होते हैं, और एक राष्ट्र को चलाने की जो मूलभूत तत्व होता है वो देशभक्ति होती है। आप सबने एक कविता पढ़ी होगी बचपन में, शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है ये, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देशभक्ति का भाव राष्ट्रीय विकास का आधारभूत आयाम होता है, और राष्ट्र के विकास के जो आयाम होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। राष्ट्र जीवन की परंपराओं का अनुसरण करना। दूसरा होता है अपने पूर्वजों के प्रति गौरव और श्रद्धा का भाव रखना, और अंतिम में अपने राष्ट्र की संस्कृति को ठीक रूप से जानना, मानना और व्यवहार करना भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर आती है बारी विश्व की। हम जानते हैं
आज के समय में लगभग 200 राष्ट्र हैं इस धरती पे, अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व में 1 से अधिक राष्ट्र होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी धर्म, संस्कृति, अपना इतिहास, भूगोल, जीवन दर्शन होता है और इस प्रकार वो एक दूसरे से अलग होते हैं। और यही विविधता में एकता ही इस पूरे पृथ्वी के लिए जितने भी राष्ट्र हैं जिसे हम लोग विश्व के नाम से जानते हैं उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पहुंचकर ही इंसान सभी धर्मों को समझकर उनकी तुलना कर सकता है, अन्यथा सामाजिक सौहार्द बन ही नहीं सकता। जब हम लोग अलग अलग संस्कृतियों को समझने का प्रयास करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तभी हम सामाजिक सद्भावना की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हम एक दूसरे से समरस होने का प्रयास कर सकते हैं और इन प्रयासों के कारण ही हमारे अंदर किसी दूसरे के प्रति आदर भाव विकसित होता है। फिर जब हम लोग विश्व के विकास के आयाम को समझ जाते हैं तो बारी आती है ब्रह्मांड की, अर्थात सृष्टि की। कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात सब पूर्ण ब्रह्मांड का अंश मनुष्य होता है। मनुष्य से सृष्टि नहीं बनती, सृष्टि का एक अंग होता है मनुष्य। हम जानते हैं सृष्टि में 5 मूलभूत कारण होते हैं जिसे हम लोग आग, हवा, पानी, पृथ्वी और आकाश के रूप में जानते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक रूपता का अनुभव करना ही सृष्टि के स्तर तक विकसित होना होता है। इस भाव के कारण ही हम कहते हैं कि रात में पेड़ पौधे सो जाते हैं, चींटियों को आटा खिलाना, तुलसी, पीपल आदि में जल देना इसी भावना के कारण होता है। और यही वो भावना है जिसके कारण हम वस्तुतः मनुष्य के रूप में परिलक्षित हो सकते हैं। फिर अंत में विकास का अंतिम सोपान, जिसे पूर्णता भी बोला जाता है, उसे परमेष्टि कहा जाता है। परमेष्टि की भावना के अंतर्गत हम यह समझते हैं कि जड़ और चेतन दोनों एक ही है। जब ऐसा साक्षात्कार होने लगे तभी हमें पूर्णता का भावना आ सकती है। हमारा महावाक्य जो हमारे दर्शन का है वह ऐसा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात जो यह सब है वह ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हमारे भारतीय दर्शन का यही ध्येय वाक्य होता है और भारत में विकास की यही परिकल्पना भी की गई है। हमारे शांति पाठ में ब्रह्म से लेकर भूत मात्र तक की शांति की कामना की गई है और वस्तुतः मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, क्योंकि यही भारत का मूल स्वभाव है। और जब हम लोग इस प्रकार से एक साथ जुड़कर एक दूसरे के विकास के लिए जुड़ेंगे और उस प्रकार से सद्भावना युक्त होकर कार्य करेंगे, तभी हम वास्तव रूप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अर्थ को समझ सकते हैं और तभी हमारा चारित्रिक और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। छात्रों, आज की इस कक्षा में व्यक्तित्व विकास के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे व्यक्तित्व के विकास के जो 5 स्तर बताए गए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।